Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCRT series. As you all know कि क्लास 6 की हमारी SST कंप्लीट क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, 8th की भी होने वाली है। 8th चैप्टर है क्लास 8 की हिस्ट्री का आज। ओके 7 चैप्टर हो चुके हैं, इसके बाद 2 चैप्टर में आपकी हिस्ट्री ये कंप्लीट हो जाएगी। देन हम ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी आपकी जल्दी हो जाएगी, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, हिस्ट्री में लंबा पोर्शन था, स्पेशली क्लास 8th ने ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, और ज़्यादा मिनट की भी वीडियो थी। और उसके बाद पॉलिटी में एक आप कह सकते हैं बीच का समय लगेगा, जितना हिस्ट्री और ज्योग्राफी में लगा उसके बीच का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ना। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी आपको। देखिए चैप्टर ये है महिलाएं, जाति एवं सुधार। देखिए ये चैप्टर उस पे बेस है कि चैप्टर में बताया गया है कि करीब 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी थी और कैसी रही होगी, और आजकल मध्यम वर्गीय परिवार में कैसी ज़िंदगी है उसकी चीज़ों को दर्शाया गया है इस चैप्टर में। बताते हैं कि अब ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार की जो मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं वो स्कूल जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। बड़े होने पे वो लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ भिन्न भिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। ठीक है, कानूनी शादी भी वो कर सकती हैं कानून के अनुसार बालिग होने पर। ठीक है, और वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ यही नहीं, यहाँ तक ये भी कि विधवाओं को भी, विडोज को भी दोबारा वे शादी कर सकती हैं। ओके, पुरुषों की तरह महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती थी। ठीक है, बट नहीं कर पाती, बट गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते थे, कम मिलते थे, या फिर हम बोल सकते हैं नहीं मिलते थे। बहुत सारे परिवार में ऐसा होता था कि लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी। 200 साल पहले हालत बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म में पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमंडित किया जाता था, मतलब जबरदस्ती जला दिया जाता। सती का अर्थ ये होता है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच ही नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वे जल्दी विधवा हो जाएंगी। ओके, ये चैप्टर इस चीज पे बेस है। नाउ अब इंफॉर्मेशन आपकी आती है कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया। ठीक है, देखिए ये जो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये बेसिकली होता ये है कि 19वीं सदी की शुरुआत में रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताएं, जितनी वैल्यूज़ हैं, सोशल कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे संबंधित मुद्दों पे बहुत बहस और चर्चाएं बदलती हुई दिखाई देने लगी थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि संसार में हाँ नए तौर तरीके आ चुके थे। पहली बार किताबें आई थी, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकाएं भी छप रही थी। ये चीज़ ना केवल पुराने साधनों के कंपैरिजन में सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों में पहुंच भी रही थी। मतलब सस्ती थी तो सब नंबर ऑफ पर्सन्स के पास पहुंच रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होता था, आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनके बारे में जान सकते थे, उनमें से बहुत सारे भाषाएं भी लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहर में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों, कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं बेसिकली जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन में आंदोलन से जुड़ सकती थी। ये हुआ, तो ये बहस अक्सर ये जो बहस होती थी ये अक्सर भारतीय समाज सुधारक या फिर सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। उनमें से एक हमारे राजा राम मोहन रॉय भी हैं, जिन्होंने 1772 से 1833 तक
इस तरह के सुधार किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज की संज्ञा दी गई या ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और हम कह सकते हैं राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। और राजा राम मोहन रॉय ऐसा मानते थे कि ये जो इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ें और जीवन के नए ढंग को अपनाएं। जैसे कि हम लोग बोलते नहीं अपने लाइक मम्मी पापा से कि अरे ये तो पुराने ज़माने में होता था, मम्मी पुराने ज़माने में होता था, कहाँ पुरानी चीज़ों को, ये चीज़ ऐसा राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों का मानना था। ठीक है, नौ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि राजा राम मोहन रॉय ने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे, है ना। ये इन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, महिलाओं के लिए ज़्यादा ये काम करते थे, ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और समानता के पक्षधर थे। और सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने क्या करा था, मुहिम छेड़ी थी, है ना, कि भाई सती नहीं करो, एक चला गया तो दूसरे को सती नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या किया इन्होंने, इन्होंने ये भी देखा कि इन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाओं का जीवन है ना, वो सिर्फ घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की ज़रूरत मतलब नहीं ज़्यादा थी, तो इस पर भी इन्होंने कुछ काम किया। ठीक है, नाउ अब राजा राम मोहन रॉय ने संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे, इन्हें नॉलेज थी, है ना। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया, उन्होंने बताया है कि ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की कोई अनुमति नहीं दी है, कहीं लिखा नहीं है। ओके, बट क्या हुआ है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे और उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा करते थे, प्रतिष्ठा थी, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में वे प्रतिष्ठित थे। ठीक है, इसी के फलस्वरूप या इसी का रिजल्ट ये निकला कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, सती प्रथा पर 1829 में पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, संस्कृत, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, संस्कृत, फारसी, अन्य भाषाओं और यूरोपीय भाषा के, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी ग्रंथ में नहीं है, सती प्रथा। ठीक है, ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथ का ही हवाला दिया। ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है और ये भी डिस्कस करना है। ठीक है, इतनी हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। तो देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, उसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक प्रसिद्ध सुधारक हुए, समाज सुधारक जिसे हम बोल सकते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में ही प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था, विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ठीक है, और बोला और अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव भी मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। ठीक है, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया उन्होंने। ठीक है, और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, ये बात होती है ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने मेनली विधवा विवाह पर काम किया और राजा राम मोहन रॉय ने जिन जिन चीज़ों पे काम किया था वो हमने आपको डिस्कस कर दिया था। ओके, ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि 1856 में क्या हुआ, नेक्स्ट में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित हुआ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर क्या होता है कि क्या है, मद्रास, देखिए मद्रास तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी विधवा विवाह के
पक्ष में एक संगठन बनाया था, इसीलिए मैंने इसको यहीं कनेक्ट करके लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की 1875 में स्थापना की। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर हम बोलें तो ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 19वीं सदी के बीच में क्या हुआ था, विधवा विवाह के पक्ष में चलाए जा रहे थे आंदोलन, उसमें देश के अन्य सभी भागों में ये फैल गया था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में भी युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में भी आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। ये सारी चीजें हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, विद्यासागर ने कलकत्ता में और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अब देखिए, होता है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, तो कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारक ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोले। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले गए तो बहुत सारे लोग उनसे डरने लगे थे। क्यों डरने लगे थे? क्योंकि लोगों को डर था कि लड़कियां स्कूल जाएंगी, है ना, घर से निकलेंगी, घरेलू कामकाज नहीं करेंगी, स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थान से जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था इनसे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता ये भी थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थान से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं मतलब उसका रिजल्ट ये हुआ कि 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पति या पति की देखरेख में ही घर पे ही पढ़ाया जाता था 19वीं सदी तक में। ठीक है, कुछ महिलाएं या फिर कई महिलाएं बिना किसी की मदद के खुद ही लिखना पढ़ना सीखा। ठीक है, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम। अब ये देखिए, यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली, विद्यासागर कलकत्ता में यहाँ तक। ठीक है, अब ये बेगम रुकैया सखावत हुसैन की बात ये है। अब इनकी बात ये है कि उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, है ना। फिर उनके घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। ऐसी स्थिति में मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारक ने कुरान शरीफ के आयत का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। फिर क्या हुआ कि 19वीं सदी के आखिरी से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है ना, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं, ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, फिर बात आती है कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में, कहाँ पे, बेगम रुकैया सखावत ने कहाँ पे, कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ताराबाई सिंधे के बारे में। तो देखिए, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करी। किन्होंने? ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्क की आलोचना की गई थी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें पंडिता रमाबाई के बारे में। तो संस्कृत की महान विद्वान थी ये पंडिता रमाबाई। इनका ऐसा मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। यहाँ पे जो होता है, ऊंची जाति की हिंदू महिलाएं जो होती थी उनकी दुर्दशा एक किताब में इन्होंने लिखी। ठीक है, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, विधवा गृह इन्होंने बनाया। ठीक है, जहाँ पे ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी, मतलब वो वहाँ आके रह सकती थी। ठीक है, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। फिर क्या होता है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया 1929 में। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। पहले ये होता था कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी। फिर जब से ये कानून आ गया तो इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में ये उम्र बढ़कर 21 साल लड़कों की हो गई, 18 साल लड़कियों की हो गई थी। ओके ना,
यहाँ तक हो गया। 1840 परमहंस मंडली का गठन। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब एक और बात है, राजा राम मोहन रॉय ने एक इंफॉर्मेशन इनकी रह गई थी, जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद भी किया था। ठीक है ना। हाँ, अब एक और इन्फॉर्मेशन ये है, 1840 में परमहंस मंडली का गठन जाति उन्मूलन के लिए किया गया था ना। अब देखिए प्रार्थना समाज के बारे में आत्माराम पांडुरंग तथा गोविंद रनाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 में, एक मिनट अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में। जो आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाडे थे, इन्होंने बम्बई में 31 मार्च 1867 को भक्ति परंपरा का समर्थन किया था और सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है नारायण गुरु के बारे में। तो नारायण गुरु औरो जाति औरो मतम और औरो देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, इनका कहना है। ये भी इनके बारे में अगर जाने तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। घासीदास भी आप जान सकते हैं इनके बारे में, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ा। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल कष्टकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। ठीक है। एझवा जाति के थे श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श देखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति होती है और उन्होंने ये बेसिकली अपना औरो जाति वाला ये श्लोक अपना दिया। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ज्योतिराव फूले के बारे में। तो देखिए निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारक द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले हुए अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है। ज्योतिराव फूले का ये मानना था कि आर्य जो है वो विदेशी हैं। आर्य मतलब ब्राह्मण, वो विदेशी हैं। ठीक है, जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी में बेसिकली क्या किया, यहाँ के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले तक मूल निवासी को हरा कर उन्हें गुलाम बना दिया। मतलब आर्य जो ब्राह्मण है ना, वो बाहर से आए। ठीक है, और यहाँ के मूल निवासी यही लोग हैं। ठीक है, तो जब से वो आर्य आ गए तो बाकी लोगों को गुलाम बना दिया, ऐसा इनका मानना था, ऐसा ये कहते थे। ठीक है, आर्य ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न और नीची जाति वाली मानने लगे थे, मतलब आर्य ब्राह्मण। ठीक है, फूले के अनुसार ऊंची जाति का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वे बाहर के हैं। ठीक है, यहाँ धरती यहाँ के देश के लोगों की कथित बोल सकते हैं निम्न जाति के लोगों की ही है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ज्योतिराव फूले ने क्या किया। इनका जन्म तो हमने बताया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थक के मुहिम चलाई। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुलामी किताब इन्होंने लिखी। ठीक है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इन्होंने भी जाति के मतलब भेदभाव में मतलब मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया था। जैसे इसमें बात ये थी, अम्बेडकर जी जो थे बाबा साहब, ये एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में इन्होंने इस समस्या को, जाति से रिलेटेड जो फैला हुआ है, इसको बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना मतलब कि ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह उन्हें देखने को मिलते थे। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल की कक्षा के बाहर ज़मीन पर ही बैठना पड़ता था। ठीक है, और
वे उस नल के टैप से पानी नहीं पी सकते थे जिसमें सवर्ण या फिर ब्राह्मणों के बच्चे पानी पीते थे। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए, मतलब बाबा साहब उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप भी मिली, क्योंकि पढ़ने में बहुत तीव्र और शिखर थे, अच्छे थे, है ना। ठीक है, 1999 में भारत लौटने पर उन्होंने एक समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। 1927 में अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें महार जाति के थे वो, तो महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, जिसमें ब्राह्मण पुजारी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अंबेडकर जी ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, जो कि बहुत गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है पेरियार के बारे में। तो देखिए, ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायर एक मध्यवर्गीय परिवार में पढ़े लिखे थे। अपने प्रारंभ जीवन में वे सन्यासी और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए थे, परंतु राष्ट्रवादी द्वारा आयोजित की गई एक दावत में उन्होंने ये देखा कि जाति के हिसाब से लोगों को बैठाया गया, मतलब ऊंची जाति को अलग बैठाया, नीची जाति को अलग बैठाया, ऊंची जाति के लिए खाना अलग, नीची जाति के लिए खाना अलग। तो ये बात थी कि पेरियार को, मतलब इनको ये समझ में आ गया था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभाविक आंदोलन शुरू किया। उनका कहना ऐसा था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, ओके, जिन्हें ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने अधीन कर लिया, क्योंकि वो यहाँ के हैं नहीं, वो आ रहे हैं, वो बाहर के हैं। ओके, ठीक है। उनका मानना ये भी था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी, मतलब खुद ही लड़ाई करनी होगी। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि अगर हमारे अगेंस्ट है तो हम ही लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी। पेरियार हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, वो नहीं मानते थे कि मतलब ये सब परंपराएं, रीति रिवाज, खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्रह्म समाज। ये तो हमने बताया ही था कि स्थापना फिर से बता, नहीं ये अभी नहीं बताया था। अब देखिए फटाफट देख लीजिए इन्फॉर्मेशन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। ठीक है ना। मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। ठीक है, उपनिषदों में ये विश्वास रखते थे और हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचना व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर इसमें प्रकाश डाला गया था। किसमें? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में के अध्यापक थे। ठीक है, कलकत्ता में एक अध्यापक थे, कॉलेज का नाम दिया है इन्होंने 1820 में। ठीक है ना। उनके विद्यार्थी ने परंपराओं, रीति रिवाज पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें रामकृष्ण और विवेकानंद के बारे में। देखिए, इस रामकृष्ण का नाम बेसिकली स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। ठीक है, ये चीज़ थी। और ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देते थे। कौन? रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1860 से 1902, मूल नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। इतना इन्फॉर्मेशन के बारे में। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो 1867 में बम्बई में स्थापित हुई थी। ठीक है, जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए का प्रयास किया गया था। किसमें? प्रार्थना समाज में। महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। किसमें? प्रार्थना समाज में ना। वेद समाज क्या था? वेद समाज मद्रास में 1864 में स्थापना हुई थी।
ब्रह्म समाज से प्रेरित था। जाति भेदभाव समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें काम किया गया था। एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की गई थी। इसमें किसमें? वेद समाज में। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के नाम को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम से जाना गया। सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। ठीक है, बाद में 1879 में लाहौर में गठन हुआ था। ये कुछ चैप्टर था पूरा। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर है, मैं फटाफट बता दूंगी विद इन 10 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चैप्टर बहुत लंबा था और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैप्टर की बता भी दी है, इसमें जस्ट बताऊंगी। देखिए ये चैप्टर महिलाएं जाति एवं सुधार, ये सब मैंने सब डिस्कस कर लिया पूरा पेज ना, कि शादी के लिए बालिग होना और ये सब कुछ, सती, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो डिस्कस कर चुकी हूँ वो नहीं, ऑलरेडी वीडियो आपकी 25 मिनट्स की हो गई है। ये अछूत माना जाता है, ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, सबसे पहला ये राजा राम मोहन रॉय ने 1772 1833 में इस तरह के सुधार, ठीक है, कलकत्ता में, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं जस्ट आपको शो कर रही हूँ कि कहाँ का राजा राम मोहन रॉय ने पश्चिमी, ये सब मैंने अलग अलग लिख के बकायदा, आप अगर वो नोट्स ही पहले का पढ़ लोगे ना और ध्यान से वीडियो सुन लोगे, पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। ओके, तभी इतना टाइम लगा है। ठीक है, विधवाओं की ज़िंदगी में बदले, ये सब कुछ आपका डिस्कशन हो चुका है, मैं जस्ट आपको शो कर दे रही हूँ 5 मिनट्स में। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। देखिए ये सारी चीज़ें, ईश्वरचंद विद्यासागर, मद्रास प्रेसिडेंसी, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपको मैं शो कर रही हूँ इनके बारे में। ईश्वरचंद विद्यासागर आप चाहें तो एक बार देख लेना, बट अगर आप उतना देख लोगे ना, बेगम सकैया रुका, मतलब घर पे ही शिक्षा दी जा रही है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चाहना तो आप पढ़ लेना, बट अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो ध्यान से सुन लोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा कवर। ये देखिए, अब ये पंडिता रामाबाई, इनका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ये देखिए, बाल विवाह, शादी वादी का बताया था कि उम्र बढ़ा दी गई है, जाति और समाज सुधार, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये, हाँ ये देखिए, ये एक जो यहाँ इसमें ये बताया जूते कौन बना सकता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जूते की ज़बरदस्त जब मांग हुई थी, तो चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार ही इसे बना सकते थे। ठीक है, तो क्या है, मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूते सीने में माहिर थे। ये देखिए ये बना रहे हैं। ठीक है, ये बताया गया। कक्षा में जगह नहीं, बंगाल मतलब ये कक्षा में जगह नहीं, ये हमने बताया था अभी आपको कि बाहर बैठा देते थे। ठीक है, नारायण गुरु के बारे में भी डिस्कस कर, गुलामगिरी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ज्योतिराव फुले ने सत्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, मंदिरों में कौन जा सकता था। ठीक है, वो उस टाइम ब्राह्मणों को जाने का, ऊंची जाति को जाने का ही अधिकार था। ये अम्बेडकर जी ने सारी कुछ बात इसमें बताई है। नेक्स्ट, गैर ब्राह्मण आंदोलन पेरियार ने किया। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। ब्रह्म समाज अभी हमने लास्ट में नहीं डिस्कस किया था, वाला पेज, डेरियो, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, आप उसे देख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या ये सब कुछ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई होगी। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, आज हम 11 या 11:15 से लाइव स्टडी, बेसिकली इसमें ये होगा कि लाइव सेशन सब ज्वाइन कर लेंगे और अपनी अपनी 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ इतने टाइम इतने सारे बच्चे गैदरिंग में पढ़ रहे हैं। और बीच बीच में अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, लाइक कैसे क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है, तो वो बीच बीच में मैं ले लूँगी, लाइक आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद। ओके, so it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye and tata from Shiva's side. Please like, share, like, share and subscribe my mama's channel. From Shiva's side. इसको बहुत बोलने का मन करता है, मम्मा बोलती, मैं भी बोलूँगा। Bye everyone.